2A से 2B, 2A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट कुछ बना रहा हूँ, ए प्रेशर इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो देखो ये एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है, मेंशन किया है, तो आर यानी इसमें मॉलिक्यूलरिटी जितनी होगी वही ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर इसके लिए अगर देखा जाए कितना हो जाएगा, यानी जो इसका कोफिशिएंट है वही, तो आर इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर 2 और बी टू द पावर 1, यानी ओवरऑल ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डैश डैश ऑफ द प्रीवियस वेलोसिटी। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रेशर का रहा है इंक्रीज कर रहा है कितना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, यानी ये कंसंट्रेशन के टर्म में ना देकर के यहाँ पे प्रेशर के टर्म में दे दिया। ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी देने का मीनिंग क्या, रेट बता दिया, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि इनिशियल प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड, इसके लिए अगर मैं K1 मान लिया यानी KF मान लिया तो ये K भी हो जाएगा, रिवर्सिबल है ना, तो ये इधर जाएगा फिर इधर से इधर आएगा, तो फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डैश डैश ऑफ प्रीवियस वेलोसिटी, कितना होगा, यानी पहले KF है। ठीक है, तो निकालो यहाँ पे इसका प्रेशर इनिशियल रख करके, यानी R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K यानी KF, इसको मैं K1 मान लिया, और ये P होल स्क्वायर इंटू P इनिशियल, इनिशियल कंडीशन पे कितना हो गया, K1 PQ हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में 1, तो इनिशियल ये हो जाएगा K1 PQ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट कितना, K1 में माना। अब दूसरा बोल रहा है कि इनिशियल प्रेशर का 3 टाइम्स इंक्रीज किया जा रहा है, किसका, ए का या बी का, ऐसा कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ बोल रहा है प्रेशर इज इंक्रीज 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर, यानी ए और बी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इसका मीनिंग कि इसका भी 3 टाइम्स इंक्रीज किया जा रहा है और इसका भी 3 टाइम्स। तो अगला R2 में निकाल लो, तो R2 पे क्या हो जाएगा, K2, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9P स्क्वायर और इंटू 3P। ठीक है, तो कितना टाइम से इंक्रीज कर रहा है, 27। ठीक है, तो ये आ गया 27 है, इसमें इतना, और ये R2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 27 टाइम्स ऑफ R1। और क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, वेलोसिटी, यही तो वेलोसिटी ही तो पूछ रहा, तो कौन सा हो जाएगा, देखो तो B 27 टाइम्स, यानी कंसंट्रेशन के टर्म में ना देकर के यहाँ पे क्या दे दिया, प्रेशर के टर्म में दे दिया, और इंफॉर्मेशन दे दिया इनडायरेक्टली क्या कि एलिमेंट्री है, ऑर्डर नहीं दे दिया लेकिन एलिमेंट्री बोल दिया। ठीक है, चलो आगे बोलो। ट्वेंटी 29 में देखो क्या है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए बी से प्रोडक्ट सी बना रहा है, जो भी हो, रेट इक्वल्स टू K इंटू ए टू द पावर 1 एंड B द होल पावर 2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ ए से बी और प्रोडक्ट पी, रेट लॉ भी दे दिया है, K इंटू ए टू द पावर B टू द पावर A1 और A, यानी ये भी ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। अब चलो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दिया हुआ, इफ बी इज हेल्ड कांस्टेंट while A is double
द रिएक्शन विल प्रोसीड ट्वाइस एज फास्ट। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि बी को कांस्टेंट कर दिया जाए, ये बोल रहा है इसको कांस्टेंट रख करके ए का अमाउंट डबल किया जाए तो रिएक्शन 2 गुना फास्ट हो जाएगा। ये करेक्ट है, यानी इसको कांस्टेंट रख रहा है, इसको क्या कर रहा है 2 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है। तो रिएक्शन कितना, यानी कि रिएक्शन रेट 2 टाइम्स से फास्ट होगा या नहीं होगा, गलत है या सही? यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। ठीक है, तो देखो तो इसका कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर x मानता हूँ यहाँ पे तो ये x इनिशियली तो कितना हो जाएगा x क्यू, इनिशियली कितना kx क्यू। अब बोल रहा है कि अगर इसको कांस्टेंट रखा जाए, यानी जितना है x है तो x है, इसका 2 टाइम्स इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो रिएक्शन रेट भी क्या है 2 टाइम्स से होगा। इसको सिर्फ चेंज कर रहा है, डबल कर रहा है, तो रिएक्शन रेट भी तो डबल होगा ना, ये तो करेक्ट है। तो ट्वाइस बोल रहा है रिएक्शन विल प्रोसीड ट्वाइस एज फास्ट, पहले से 2 गुना हो जाए। चलो दूसरा, सेकंड क्या बोल रहा है, ए इज कांस्टेंट व्हाइल बी इज रिड्यूस टू 1/4, यानी 1/4। 1/4 का मीनिंग 1/4। तो अगला स्टेप में क्या बोल रहा है, यहां से देखो ए को कांस्टेंट रख रहा है और बी को 1/4 टाइम्स क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा। ठीक है, तो रिएक्शन रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रेट विल बी हाफ, यानी 1/4 टाइम्स इंक्रीज करने का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे पहले का अब कितना हो जाएगा kx³ अपन 16 स्क्वायर है ना, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिएक्शन रेट हाफ हो रहा है, क्या सही है, गलत है ना, तो यही गलत है, बी नंबर। थर्ड भी चेक कर लो, देखो यहाँ थर्ड भी चेक कर लो। थर्ड क्या बोल रहा है, ए और बी बोथ आर डबल, द रिएक्शन विल प्रोसीड 8 टाइम्स फास्ट। करेक्ट है, यानी इसको भी डबल कर रहा है, इसको भी डबल, तो 4 हो जाएगा 2, यानी 4 2 जा 8, यानी 8 टाइम्स इंक्रीज, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, दिस इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, कौन सा 30, वही ना 13, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ 30। चलो आगे, देखो 30 नंबर देखो, कौन सा, रिवाइज करो तब तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो 13 नंबर देखो, 30 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए टू बी, यहाँ दिया हुआ है ए से बी, रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 8 टाइम्स। यहाँ देखो ये दिया हुआ है रिएक्शन ए से बी बन रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है कि डबल हो रहा है, कितना, यानी R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा K इंटू, अब ये नहीं दिया कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, दिया हुआ है, नहीं दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है अगला में कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी 2R किस कंडीशन पर हो रहा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, यानी इसका कंसंट्रेशन 8 गुना किया जा रहा है, तो ये कितना हो रहा है, डबल। ठीक है, तो बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो कितना हो जाएगा। अब देखो ये डबल होने का मीनिंग कि कितना ऑर्डर होगा, यानी किस इस पर कितना में पावर दूं कि इसके इक्वल हो जाए, 3, तो देखो कहीं 3 ऑप्शन है, हो गया है। कौन सा, एक मिनट क्या है, एक मिनट चेक कर लो,
रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन कंसंट्रेशन। हाँ देखो यहाँ पे, ठीक है ठीक है। यहाँ यहाँ ध्यान दो, हम लोग रेट के इक्वल करते हैं, पावर किस पर देते हैं, कंसंट्रेशन चेंज पे। इसलिए यानी ये तो इस पे पावर हम थोड़े दे देंगे, हम लोग इस पे पावर देंगे, तो 1/3 करेंगे तब तो ये आएगा, यानी इसका क्यूब रूट निकाल ले। 1/3 का मीनिंग क्या, इसका क्यूब रूट, ठीक है, ये आ जाए। चलो आगे देखो, A प्लस रिएजेंट प्रोडक्ट प्लस B प्लस रिएजेंट प्रोडक्ट, दो रिएक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे A और रिएजेंट कोई है और ये प्रोडक्ट P बना रहा है, और फिर दूसरा प्रोडक्ट P बना रहा, यानी दो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, एक में इसके लिए K1 और इसके लिए K2। तो K1 K2 का मुझे क्या करना है, रेशियो पता करना है K1 K2 का, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 50% ऑफ B हैज बीन रिएक्टेड व्हेन 90% ऑफ A हैज बीन रिएक्टेड। तो फर्स्ट ऑर्डर का लगा लो यहाँ पे, क्या कर लोगे यहाँ पे, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स। तो एक में K1 और दूसरा में फिर K2 निकाल लो, हम दोनों का रेशियो निकाल लो, आ जाए। एक में 90% कंज्यूम हो रहा है, एक में 50% हो रहा है। तो जिसमें 50% हो रहा है डायरेक्ट क्या हो जाएगा, किस में हो रहा है, फर्स्ट में या सेकंड में 50%, देखो तो किस में हो रहा है 50%, तो फर्स्ट में ही हो रहा है। तो K1 कितना हो जाएगा, 0.693 अपन T हाफ। 50% का मीनिंग कि आधा खर्च हो गया, तो उसके लिए टाइम जो होगा हाफ लाइफ में होगा, तो कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन कितने टाइम, टाइम दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। चलो जब टाइम नहीं दिया हुआ है तो उसको T हाफ ही रखो, T के ही रेस्पेक्ट में रखो, और दूसरा फिर निकाल लो 94% पे, हम दोनों का रेशियो कर लो, T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एक इक्वेशन। अब दूसरा K2 कितना है, 2.303 अपॉन T, लॉग ऑफ कितना 94 होने का मीनिंग क्या है, 100/6, ठीक है। और ये कट जाएगा कितना 50/3, इसका लॉग ले लो, तो लॉग 50 कितना हो जाएगा, लॉग 3 मालूम है, तो इसका हो जाएगा लॉग 50/3 का हम लोग m/n वाला फॉर्म कर लेंगे, तो लॉग 50 माइनस लॉग 3, लॉग 50 को फिर यहाँ पे तोड़ लो, 10 × 5 क्या हो जाएगा, लॉग 10 × 5 का हो जाएगा लॉग 5 माइनस लॉग 3, तो लॉग 10 1, अब 1 + 5 का कितना हो जाता है 0.69, ठीक है, 693 कुछ ले लो, अब माइनस ये हो जाएगा 0.477। चलो इसको सॉल्व करो, क्या T इसका मीनिंग नहीं दिया तो कांस्टेंट है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कुछ नहीं दिया इसका मीनिंग क्या है, कांस्टेंट। कहाँ यहाँ पे नहीं पता चल, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर वहां पे दिया हुआ ऊपर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, ठीक है। टाइम जब नहीं दिया, ऊपर मेंशन किया फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मीनिंग टाइम कांस्टेंट दिया तो है, यहाँ पे नहीं देगा तो फिर वो दूसरे हो जाएगा ना, नहीं जब नहीं देगा तो फिर हम ये हम इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, मैंने कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। चलो तो T कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा। चलो निकालो, अभी कैलकुलेट करो कितना आ रहा, कौन सा ऑप्शन आया, उसको रेशियो निकाल कर देखो। वन टू 10 तक ये तो सबको याद होगा, ठीक है। बस इसके अलावा मेनली तुम लोग को 3-4 याद रखना है कि log 2 और log 3, log 5 और log 7, ठीक है। बस यही 4 याद रखना है इसके अलावा। तो log 2 का 0.301, log 3 का 0.477, ठीक है। log 5 का 0.693 और log 7 का 0.845। बस ये 4 याद रखो। किसी का भी निकाल सकते हो। अब 9 का पूछ लिया तो 3 का स्क्वायर कर लो, log 3 स्क्वायर यानी 2 log 3 आ जाएगा। अगर 8 का पूछ लिया तो 2 क्यूब हो जाएगा, तो 3 log 2 हो गया, ठीक है। 4 का पूछ लिया तो 2 स्क्वायर यानी 2 log 2। इस तरह से याद रख लेना। देखो और चीज, मान लेते हैं अगर भूल भी गया तो यहाँ पे आराम से निकाल सकता है, ये एक डिजिट भी लेकर के सॉल्व करेगा तो भी अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। एक्यूरेट नहीं बट अप्रोक्स में आ जाएगा। देखो जिसका लॉग निकालना है उसका वैल्यू क्या है, उससे हायर वाले में पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सबका पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 का 0.3 से स्टार्ट है, 3 का है तो 0.4 से स्टार्ट है, 5 का है तो 0.6 से स्टार्ट है, और 7 का है तो 0.8 से स्टार्ट है, ठीक है। तो ऐसे भी ट्रिक लगा करके वैल्यू निकाल सकते हो। 0.5 तो क्या दिक्कत है, log 0.5 का निकालना है तो क्या कर लोगे, इसको पावर में कर लो, तो 5 इंटू 10⁻1 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। तो क्या हो गया, ये m इंटू एन वाले फॉर्म हो गया। तो log 5 प्लस log 10⁻⁻1 और log 5 प्लस -1 log 10 का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो वैसे भी निकाल सकते हो। चलो आगे देखो। नेक्स्ट 96। चलो 96 में देखो, प्लॉट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या क्या दिया हुआ है, के वर्सेस, यानी ऐसे ग्राफ दिखा दो, इधर के और इधर दिया हुआ है टी, दूसरा दिया हुआ है 1/k और इधर टी, फिर इधर तीसरा दे दिया ln k और ये टी, और चौथा दे दिया ln k और 1/t, ठीक है। तो k वर्सेस t का देखना है ग्राफ हम लोग को। तो k और t के बीच रिलेशन हम लोग कल निकाले थे ना, आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। देखो तो उसमें क्या था, k इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर
ये बाई आर टी, यही निकाले थे ना। तो के और टी का कैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो के और टी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम लोग इसका ग्राफ भी दिखाए थे, इस तरह का, इस तरह का जाएगा, ठीक है, के और ये टी का। अब इसमें के और टी का दिया हुआ है, क्या सिर्फ ऐसे ही रिलेशन, ग्राफ तो दिया नहीं है, ठीक है, ग्राफ दिया इसमें नहीं दिया है। तो अब इसमें एल के फॉर्म में भी दिया है, तो इसका लॉग लो, ई बेस पर लॉग लो, क्या आता है, ई बेस पर लेते हैं तो एल के और एल ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो 1/t यानी एल के यहाँ वाई पे और इधर 1/t, ठीक है, यही रिलेशन आएगा ना। स्लोप कैसा आ रहा है, निगेटिव। अब ग्राफ में क्या दिया होगा, यहाँ पे ग्राफ में कि ग्राफ तो दिया नहीं है, सिर्फ रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और दिया उसमें कि वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखो तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी स्लोप है ना, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा होगा, 1/k और t का, या k और t का, और ln k और t का, और चौथा है ln k और 1/t का। एक्टिवेशन एनर्जी को कौन सा बताएगा, कौन सा, फोर्थ में, यानी कि ln k, ये यही है ना। कैसे, ग्राफ वगैरह तो दिया नहीं है, हाँ वो तो ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे ये रिलेशन जो है निगेटिव का, स्लोप वगैरह दिया हुआ रहता तो हम लोग कर सकते थे, स्लोप वगैरह कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही, हाँ ठीक है, 1/t वाला ही होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। ग्राफ तो निगेटिव जाएगा इस तरह से, ये निगेटिव जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि स्लोप निगेटिव है ना, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, तो ये कुछ ऊपर से जाएगा, इसीलिए नीचे, ठीक है, यानी 4th नंबर हो जाएगा। और देखो तो कौन सा 19 97, ठीक है। रेट कांस्टेंट के फॉर सम ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन एट टेम्परेचर T, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट T टेंस टू इनफाइनाइट लॉग के। चलो यहाँ देखो, के रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फॉर सम ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन एट टेम्परेचर T, द वैल्यू ऑफ लिमिट T टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ के। तो एक हम लोग रिलेशन इसी चैप्टर में देखे थे, T को इनफाइनाइट टेम्परेचर कर रहे थे, इनफाइनाइट टेम्परेचर पे क्या रिलेशन आ रहा था, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए आया था ना, इसी के अकॉर्डिंग तो आया था लॉग लेने के बाद। तो कितना हो गया, के इक्वल्स टू ए। अब देखो तो कहीं है यहाँ पे, ये वही चीज दिया है, लिमिट टेंस टू टी यानी टेम्परेचर टेंस टू इनफाइनाइट। तो वो पूछ रहा है कि लॉग के यानी कि लॉग ए हो जाएगा, तो 4th नंबर हो गया। ये तो हम लोग नोटबुक में देखे थे। और
चलो 110 देखो तो 110 नंबर ग्राफ दिया हुआ है, इसके लिए कौन सा ये आ जाएगा 4th नंबर। इसी के अकॉर्डिंग देखो ना, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है 1/t का। चलो देखो 110 ये आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लॉट इट इज अकॉर्डेंस विथ लॉग के और यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है ये t। क्या ये पहला करेक्ट है? ये नहीं है। दूसरा दिया हुआ है log k इक्वल्स टू 1/t, ये करेक्ट है आर्हेनियस। ये इसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे a × e⁻, ठीक है ये है। तो सेकंड भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ऐसे दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करते हुए। थर्ड में देखो तो ये करेक्ट है, निगेटिव स्लोप है तो थर्ड हो जाएगा। चलो 111 देखो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और तुम लोग पास नहीं है क्या क्वेश्चन होगा? किसी के पास नहीं? मोबाइल में है? चलो ठीक है, मोबाइल में ही रहने दो। 111 कौन सा होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज, कल ही बताए थे हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में बताया था ना, इफेक्टिव कॉलिजन वगैरह। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिएक्शन रेट इंक्रीज करता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? कॉलिजन इज इंक्रीज। क्या है पहला करेक्ट है? दूसरा बोल रहा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीजेज। थर्ड में बोल रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेज। मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन इज चेंज्ड। तो कौन सा करेक्ट होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन तो बढ़ेगा लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता। तो पहला करेक्ट है बट 100% करेक्ट नहीं है। सेकंड नंबर देखो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज, ये नहीं करेक्ट है। थर्ड नंबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी हम लोग इस तरह से देखे थे कोई रिएक्शन ये एनर्जी वाई एक्सिस के अलॉन्ग एनर्जी और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों में क्या है एनर्जी मुझे देनी पड़ रही थी। और ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग दे रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ यानी इसका अपना इंटरनल इतना है, ठीक है। तो इतना देने के बाद क्या थ्रेशोल्ड पे रीच कर गया, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और जब तक थ्रेशोल्ड नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा नहीं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम से कम कितना होना चाहिए रिएक्टिंग पार्टिकल्स के पास? इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तब रिएक्टिंग पार्टिकल्स यानी कॉलिजन सफिशिएंट कॉलिजन करेगा और वो रिएक्शन यानी प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, उससे ग्रेटर है तो और फास्ट होगा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड नंबर। ये प्योर थ्योरेटिकल था। चलो और देखो, हाँ 112 देखो तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 112 ट्राई करो। कल हम लोग देखे थे टेम्परेचर कोफिशिएंट, देखे था ना। और ये भी देखे थे हम लोग कि अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट दिया हो तो उसके लिए एक रिलेशन हम लोग निकाले थे log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू कितना? EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बस यही अप्लाई कर देना। मुझे क्या पूछ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है? नहीं दिया है, रेट कांस्टेंट नहीं दिया है।
तो मैं कल बताया था कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, K2 अपॉन K1, जो कि कितना होनी चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस, मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन होनी चाहिए। तो इसके लिए ये थीटा का मैग्नीट्यूड कितना, 2 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन 3, यानी मिनिमम कितना होने चाहिए 3 और 2 या 2 से बड़ा, नहीं तो 3 से छोटा, 3 नहीं होनी चाहिए, तो इतना होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 25 डिग्री सेल्सियस से कितना हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग कि ये केल्विन में अगर चेंज करता हूँ तो 298 केल्विन, और इसको अगर करता हूँ तो कितना आ जाएगा 7 5 यानी कि 12, ठीक है, उधर 3 है ना 8, हाँ, तो 308 इतना केल्विन ये आ जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना आ जाएगा 10। तो इसका मीनिंग कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ लॉग थीटा, वही तो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ही तो हो गया ना। तो लॉग थीटा इक्वल्स टू, लॉग थीटा का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे 2, और 2 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे T2 माइनस T1 10 अपॉन 298 केल्विन इंटू 308। अब EA निकालना है, लॉग 2 थीटा 2 है ना, तो लॉग 2 का मैग्नीट्यूड कितना 0.301, बस इधर ये मल्टीपल में आ जाएगा, ये आर के फॉर्म में देख लो कौन सा आ जाएगा। तो कितना हो गया EA इज इक्वल्स टू इधर 0.301 इंटू 2.303 R इंटू 298 इंटू 308 अपॉन 10, यही हो जाएगा ना। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0.693, तो ये हो गया 0.693 R इंटू 298 इंटू 308 अपॉन 10, यही हो गया फाइनल। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 नंबर हो जाएगा, उसी फॉर्म में दिया हुआ। चलो 107 देखो तो, नहीं है तो 107 हो गया है, ये तो हो जाना चाहिए, हो गया। चलो 108 देखो, ये भी हो गया होगा 108, 109, क्या हुआ, चलो जितना बना है कम से कम ट्राई किया है ना, कम से कम 50% तो होना चाहिए। अरे 100% कभी भी किसी से थोड़े बनता है, फर्स्ट टाइम 100% कभी नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ 50% बन रहा है, बहुत है फर्स्ट टाइम, उसके बाद रिवीजन करो मैक्सिमम बनेगा फिर। चलो अगला इधर वो कौन सा 114, हाँ देखो 114 का देखो तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है 114 का, कल जो हम लोग डिस्कस किए थे उसी पे बेस्ड है। 114 114, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोसेस ये सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, फोर्थ में थ्रेशोल्ड एनर्जी एज वेल एज प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कल हम लोग पॉइंट में लिखे भी थे कि इफेक्टिव कोलिजन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है, और इफेक्टिव कोलिजन का मीनिंग कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो कौन सा करेक्ट हो गया 4 नंबर, ठीक है। 113 ये तो इस पे बेस्ड हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हो जाएगा। 116 ये होगा, ये भी थ्योरेटिकल है। 116 116 नंबर, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, पहला दिया हुआ है टेम्परेचर,
नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं, टेम्परेचर पे नहीं करेगा। ठीक है, टेम्परेचर पे सिर्फ ये के करता है, रेट कांस्टेंट। दूसरा बोल रहा है नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, इस पे डिपेंड करेगा। यानी रिएक्टिंग स्पेसीज का मीनिंग कि अगर कोई रिएक्टिंग पार्टिकल्स, जैसे सपोज कि HCl है या जो भी है, H2 मॉलिक्यूल्स है, तो इनके बीच तो बॉन्डिंग है, HH या इनके बीच भी बॉन्डिंग है, तो इनका बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है या बॉन्ड किस टाइप से है? ठीक है, लॉन्गर बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, या स्मॉलर बॉन्ड लेंथ है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसी को बोला जाता है नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। तो किस पे डिपेंड करेगा? तीसरा दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या फंक्शन है वो, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता जो, यानी कि एक्टिवेट करता है रिएक्टिंग स्पेसीज को, रिएक्टिंग पार्टिकल्स को। ठीक है, और रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है। ठीक है, तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। वही चीज कह रहा हूँ। कौन सा? 17। एक नंबर देखो, चलो देखो 17 नंबर 17 यहाँ पे दिया हुआ है। गैसियस रिएक्शन है X और Y के बीच, तो यहाँ पे दिया हुआ X + 3Y और XY3, ये दिया हुआ है। इनिशियल रेट्स आर रिपोर्टेड एज, अब इसमें XY का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है और इधर रेट दिया हुआ है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। यहाँ पे 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻3, 8 × 10⁻⁻3 और 18 × 10⁻⁻3। चलो यही दिया हुआ है, मुझे क्या बताना है इसमें? रेट लॉ इक्वेशन कौन सा होगा करेक्ट। तो पहले ऑर्डर निकाल ले तो रेट लॉ मिल जाएगा। तो ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो। मान लिया कि इसके रिस्पेक्ट में, यानी R = K × x⁻m और y⁻n। m और n मुझे पता करना है। इसके रिस्पेक्ट में m मान लिया और इसके रिस्पेक्ट में n मान लिया। तो इसका निकालने के लिए इसमें देख लो, ये कांस्टेंट है, ये क्या चेंज कर रहा है? कितना से चेंज कर रहा है? 2 टाइम्स। और ये कितना से चेंज कर रहा है? कांस्टेंट है। तो इसके इक्वल करने के लिए इस पर कितना पावर दे? 0। तो ऑर्डर क्या हो गया है? x के रिस्पेक्ट में नहीं, m आ गया मुझे 0 ऑर्डर। अब इसमें निकाल ले। तो इसमें निकालने के लिए देखो इसमें कौन सा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और तो ये अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो यहां से कितना 2 टाइम्स से चेंज कर रहा हूं, और ये कितना 4 टाइम्स से चेंज कर रहा हूं। यही है ना, 4 टाइम्स से चेंज कर रहा है। तो इस पर कितना पावर दे? 2, यानी इसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर हो गया? सेकंड। तो मैं क्या लिख लूँ यहाँ पे? m = 0, n = 2, तो ऑर्डर हो गया यानी कि ओवरऑल। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन है। कौन सा हो गया? सेकंड नंबर हो जाएगा।
सेकंड नंबर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, लिखो। चलो लिखो इसमें, देयर इज नो एनी चेंज इन इट सेल्फ, देयर इज नो एनी चेंज इन इट सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिख लेना, द रेट ऑफ रिएक्शन और पाथ ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये खुद में किसी तरह का चेंजिंग नहीं लाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ ये रिएक्शन रेट को चेंज कर देता है, यानी रिएक्शन रेट को चेंज करने का मीनिंग कि पाथ को चेंज करता है या मैकेनिज्म को चेंज करता है, ठीक है। और भी हम लोग लिख सकते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है। देखो ये एक रिएक्शन में कंसिडर किया कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट P बन रहा, रिएक्टेंट को R मैं माना हूँ, इधर एनर्जी है y एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी इनिशियली है इसका, ठीक है। अगर एक कैटलिस्ट इसमें यूज कर दिया जाए, ये विदाउट कैटलिस्ट है, अगर कैटलिस्ट इसमें यूज कर दिया जाए तो इसके रिएक्शन रेट को चेंज करेगा, इसका मीनिंग इसके मैकेनिज्म को चेंज करेगा, इसके पाथ को चेंज कर सकता है, यानी इसका एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा। पाथ चेंज करने का मीनिंग, मैकेनिज्म चेंज करने का मीनिंग ये हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दे, ठीक है। तो अब तो या तो इसको डिक्रीज कर सकता है या एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डाल सकता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है तो सपोज कि बढ़ाया तो ये ऐसे कुछ जाएगा, अब देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया ना, पहले इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी ये आ गया, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया,
बढ़ा दिया। जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है तो रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, स्लो होता है। अब दूसरा मैं ये भी ले लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी को और डिक्रीज कर दिया, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। तो थर्ड केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, यानी पाथ को चेंज कर दिया, मैकेनिज्म को चेंज कर दिया। तो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसका मेन फंक्शन यही है कि खुद में किसी तरह का चेंजिंग नहीं लाता है, लेकिन रिएक्शन रेट को चेंज कर देता है। और रिएक्शन रेट को कैसे चेंज करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके या एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करके, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है 3 स्टेप, चलो नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे KClO3 लिया और इसको हीट सप्लाई किया तो डीकम्पोज कर गया KCl और ऑक्सीजन O2, ठीक है, यानी यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है। तो KClO3 का डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, यानी डीकम्पोजिशन का मीनिंग कि यहाँ पे हीट देने पे, एनर्जी देने पे अपने कंपोनेंट्स यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, सिंपलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या हो गया, ब्रेक कर गया। तो एक KCl दिया, दूसरा ऑक्सीजन दिया, ठीक है। अब जैसे अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, कोविड का, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन को सप्लाई करनी है, तो क्या किया जाएगा, इससे ऐसे प्रोसेस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको सिलेंडर में फिल करके हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, H2O2 भी हैं, उससे भी H2O2 को डिकम्पोज कराया जाएगा तो H2O प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसको, यानी ये अगर रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन मुझे हॉस्पिटल में भेजनी है, तो पता चलेगा कि ऑक्सीजन जाते जाते पेशेंट ऊपर चला गया, ठीक है, क्योंकि कितना समय लगेगा, ये ऑक्सीजन अभी बैलेंस है नहीं ना, क्या लिख लें, इसको बैलेंस कर ले तो 3/2, ठीक है, इतना मोल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करने के लिए इस मेथड से 15 to 20 आवर्स लग जाएंगे। लेकिन अब इसी में एक कैटलिस्ट डाल दिया जाए, MnO2, ये कैटलिस्ट का काम करता है, इसको अगर डाल दिया जाए तो यही रिएक्शन 15 से 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। जो 15 से 20 घंटे लग रहे हैं वो 10 to 15 मिनट्स में ये फाइनल हो जाएगा, तो पेशेंट भी बच जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा ये भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का ये फंक्शन है, यानी रिएक्शन रेट को क्या करता है, बहुत इंक्रीज कर देता है। हाँ, कैटलिस्ट का ये फंक्शन नहीं है कि रिएक्शन को स्टार्ट करे या स्टॉप करे। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता और नहीं उसको स्टॉप कर सकता। अगर रिएक्शन कुछ कोई हो रहा है तो उसमें कैटलिस्ट में डाल दो तो उसका रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा, ये स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लेना, क्या हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कांटेक्ट प्रोसेस इसको बोला जाता है, सॉलिड कैटलिस्ट होता है, तो कांटेक्ट प्रोसेस इसको बोला जाता है। आगे चल करके इनऑर्गेनिक में पढ़नी है, मेटलर्जी वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ भी ये कैटलिस्ट है, V2O5 सॉलिड, ये कैटलिस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ऐसे कराया जाएगा तो बहुत स्लो होगा, बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा प्रोसेस ये बनाने में, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में। लेकिन ये डाल दिया जाए तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, तेज़ी से यानी प्रोड्यूस हो जाएगा SO3। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए SO2 और ऑक्सीजन के साथ V2O5 कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। क्या हुआ, कांटेक्ट प्रोसेस, इस मेथड को कांटेक्ट प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे बॉन्ड हाइबर प्रोसेस वगैरह है, कांटेक्ट प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है,
तो डिटेल में तुम्हें पढ़ना है इनऑर्गेनिक में इन सब का मेथड। V2O5 तो ये तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या कांटेक्ट, हाँ कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, मेटलर्जी में डिटेल में। अभी सिर्फ जानो यहाँ प्रोसेस है और प्रोसेस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो अगला पॉइंट इसमें लिखो, हो गया ये। तो अगला पॉइंट लिखो, कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। A small amount of a catalyst, अगला पॉइंट, a small amount of a catalyst, a small amount of a catalyst is sufficient to accelerate the chemical reaction. A small amount of a catalyst is sufficient to accelerate the chemical reaction. Accelerate the chemical reaction. और एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? चाल बढ़ा देना, यानी फास्ट कर देना, वही चीज़ है। यानी कैटलिस्ट का स्मॉल अमाउंट ही काफ़ी होता है रिएक्शन रेट को बढ़ाने और घटाने का, ठीक है। लार्ज अमाउंट इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्मॉल अमाउंट से ही रिएक्शन रेट को एक्सेलेरेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? ये पंखा से सब तुम्हारा आवाज़ उधर ही रह जा रहा। अच्छा, खाना नहीं खाया? हाँ, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कुछ भी ज़्यादा मत करो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, कैटालाइसिस। अगला पॉइंट लिखो कैटालाइसिस, कैटालाइसिस है, कैटालिस्ट नहीं। मैकेनिज्म बाय विच, मैकेनिज्म by which a catalyst change the mechanism by which a catalyst change the path of reaction or activation energy, path of reaction or activation energy of reacting particles or activation energy of reacting particles is known as catalysis, ठीक है। तो ये कह सकते हैं फिनोमेना है जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस फिनोमेना के थ्रू कोई कैटलिस्ट रिएक्टिंग पार्टिकल्स का एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा, बदल रहा या पाथ को चेंज कर रहा, उस फिनोमेना को ही हम लोग, उस प्रोसेस को ही कैटालाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कैटलिस्ट का एक क्या है, ये प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू वो क्या करता है, रिएक्टिंग पार्टिकल्स का एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, इसी को कैटालाइसिस बोला जाता है। जो यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट पाथ में डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी है। चलो लिखो। अब कैटालाइसिस प्रोसेस दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और
हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है? जैसे हम लोग ले लिए, देखो तो होमोजीनियस ये कैटालाइसिस हो रहा है और यहाँ पे हेट्रोजीनियस। इसका मीनिंग कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किस पे डिपेंड करता है, कैसे हम डिफाइन करें कि होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यानी इसमें कैटलिस्ट और रिएजेंट्स का फिजिकल स्टेट क्या है? सेम फेज में, सेम है। और यहाँ पे क्या है? सेम फेज में नहीं है। ठीक है, तो इफ रिएजेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज देन इट विल बी नोन एज क्या? और इफ रिएजेंट्स का मीनिंग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों आ जाता है। ठीक है, तो इफ रिएजेंट्स एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन सेम फेज, इसमें लिख लेना, इसमें पॉइंट में लिख लेना, इफ रिएजेंट्स एंड कैटलिस्ट, if reagents and catalyst are not in same phase. पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट जो अभी मैं बताया था। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है? रिएक्शन रेट को बढ़ा देना, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें लिख लेना, ये क्या करता है? रेट ऑफ पॉजिटिव का मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं डिक्रीज। ठीक है, इसमें उल्टा लिख लो, इसका जस्ट रिवर्स। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा। हो गया। इसमें रिवर्स, हाँ, इसमें ये डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये अच्छा। इसके बाद ये हाँ, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स।
इसका रिवर्स यानी उल्टा इसमें लिख लेना। और एक इसमें और होता है, वो भी लिख लेना। ऐसे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो लिख लेना है, लेकिन ऑटो कैटलिस्ट इसमें लिख लेना। ये हो गया ना, इसका रिवर्स लिख, जहाँ पे इंक्रीज है वहाँ पे डिक्रीज, जहाँ पे डिक्रीज है इसमें लिख लेना। इफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, if any of the product is formed if any of the product is formed as catalyst, if any of the product is formed as catalyst during the chemical reaction, as catalyst during the chemical reaction is known as auto catalyst। ठीक है, ऑटो कैटलिस्ट यानी केमिकल रिएक्शन में ऐसे कोई कंपोनेंट प्रोड्यूस हो जाता है जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, यानी फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कराने की कोशिश करता है और करा सकता है, उसको हम लोग ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एंजाइम भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर, कैटलिस्ट होता ही है, कैटलिस्ट की तरह एक सब्सटेंस है, वो भी कह सकते हैं, तो जो कि हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। जैसे इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर में, ये शुगर में लिया, उसका हाइड्रोलिसिस कराया इन्वर्टेज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और क्या दे दिया, फ्रुक्टोज, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज दे दिया, तो ये एंजाइम होता है इन्वर्टेज जिसका नाम है। ठीक है, तो एंजाइम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एंजाइम कैटलिस्ट हाईली स्पेसिफिक नेचर का होते हैं। स्पेसिफिक नेचर का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मैं पहले भी बोला था कैटलिस्ट स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या? हाँ, यानी एक ही कैटलिस्ट हर एक रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, और उसमें भी एंजाइम्स ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये किसी पार्टिकुलर के लिए ही बने हुए हैं। ठीक है, और सब कैटलिस्ट किसी दूसरे में भी कभी कभी यूज हो भी जाता है, बट ये हाईली स्पेसिफिक का मीनिंग कि जैसे लॉग की सिस्टम से होता है, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, तो लॉग की सिस्टम का मीनिंग जैसे एक ताला है तो उसका चाबी पार्टिकुलर दूसरे चाबी से वो दूसरे की से नहीं खुलेगा, उसी तरह से ये होता है। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होता है।
ठीक है। चलो यहाँ पे मैं रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मान लिया Kp है और रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट Ka। तो सिमिलरली अब एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन presence of catalyst is Ep in absence of catalyst Ea। ठीक है। फ्रॉम Arrhenius experimental equation K equals to A e to the power Ea upon RT। ठीक है, यही है आरएनएस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इन दोनों केस में क्या दो इक्वेशन आएगा, यहां से आएगा। तो मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पे Kp यानी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये Ep अपॉन RT फर्स्ट और Ka अपॉन इक्वल्स टू A e टू द पावर Ea अपॉन RT। दो इक्वेशन आया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 क्या मिल जाएगा, Kp अपॉन Ka इज इक्वल्स टू ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे Ep अपॉन RT और A अपॉन RT ये आ जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा डिवीजन में, तो ये ऊपर जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो e टू द पावर कितना Ea और ये तो 1/RT कॉमन कर लो, बच गया Ea माइनस Ep। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो तो आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो Kp अपॉन Ka इज इक्वल्स टू e टू द पावर, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो तो हम लोग कल डिफाइन किए थे कि डेल्टा एच क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, है ना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये इसके जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, डेल्टा एच लिख लेंगे, ये डेल्टा एच के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर डेल्टा एच अपॉन RT। एक रिलेशन आ गया। A to Z कंप्लीट।